लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम हो जाएगी खत्म। 10 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की 93 सीटों पर 7 मई को डाले जाएंगे वोट। लोकसभा इंतखाबात के लिए जबरदस्त इंतखाबी मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूपी के इटावा और धौरहरा में करेंगे जलसा-ए-आम। रामलला के दर्शन और पूजा के बाद अयोध्या में होगा रोड शो। इंतखाबी जंग में अमित शाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करेंगे ललकार, जबकि जेपी नड्डा ओडिशा असेंबली इंतखाबात के लिए जारी करेंगे मंशूर। डॉक्टर एस जयशंकर कटक में पार्टी कारकुनों की मीटिंग में करेंगे शिरकत। अपोजिशन ने 24 के चैलेंज में लगाया पूरा जोर। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में करेंगे रैलियां। आईएसपी, बीएसपी और आरजेडी के कद्दावर लीडरान भी चला रहे हैं भरपूर इंतखाबी मुहिम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिजाइया के काफिले पर बुज़दिलाना हमला, एक फौजी शहीद, 4 जख्मी। रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत। और आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों में होगा मुकाबला। कल आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। इस मरहले में 10 रियासतों और एक मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। इन 93 सीटों पर वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे मरहले में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर लगी हुई है। एसपी ने यहां से अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। इस मरहले में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 11 और मध्य प्रदेश में 9 सीटें, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, आसाम और मगरबी बंगाल में 4-4, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन दीव में 2-2 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मराहिल के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर वजीर आजम नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवारों के हक में मुसलसल अवामी हिमायत जुटा रहे हैं। वजीर आजम आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आज वजीर आजम सबसे पहले यूपी के इटावा में जलसा-ए-आम करेंगे। बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर मुमलिकत और बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर राम शंकर कथेरिया को दोबारा मैदान में उतारा है। इसके बाद वजीर आजम सीतापुर पहुंचेंगे, जहां वो हर गांव के लिगोन फील्ड में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। यहां से वजीर आजम बेक वक्त 4 लोकसभा हलकों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिसरिख के वोटरों को जीत का पैगाम देंगे। दिन के अख्ताम पर वजीर आजम भगवान श्री राम के शहर अयोध्या धाम पहुंचेंगे। पीएम अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा करने के बाद रोड शो करेंगे। और लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो बकिया मराहिल है उसकी प्रमोशन अपने उरूज पर नजर आ रही है। और आपको बता दें कि वजीर आजम भरपूर हिमायत में बीजेपी की अपना रोड शो कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, इंतखाबी मुहिम में तमाम सियासी पार्टियां यके बाद दीगरे रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह
आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रैलियां करेंगे। अमित शाह आज एनडीए और बीजेपी उम्मीदवारों के हिमायत में 4 इंतखाबिया रैलियां करने वाले हैं। वो आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर लोकसभा हलके में एक जलसायाम से खिताब करेंगे और एनडीए उम्मीदवार के हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, जबकि तेलंगाना में अमित शाह 3 इंतखाबी रैलियों में वोटरों से खिताब करने वाले हैं। मरकजी वजीर दाखिला की आदिलाबाद, निजामाबाद और मलकाजगिरी में इंतखाबी रैली है। वहीं बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज ओडिशा में इंतखाबी मुहिम की कमान संभालेंगे। जेपी नड्डा रियासती असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कारकुनों को जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही रियासती असेंबली इंतखाबात के हवाले से पार्टी का मंशूर भी जारी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ओडिशा के कटक में पार्टी कारकुनों की मीटिंग में शिरकत करेंगे और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। दरियासना मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव आज रियासत में पार्टी की मुहिम को धार देंगे। वो सागर जिले में एक जलसायाम से खिताब करेंगे और आवाम से पार्टी के हक में वोट देने की अपील करेंगे। और लोकसभा इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियां जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। और तीसरे मरहले के तहत गुजरात की तमाम लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। इसके पेश नज़र वोटरों की हौसला अफजाई के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट वोटर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम में मैराथन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। दिल्ली में राम को लाने वाले आएंगे गीत लॉन्च हुआ। इसे गुलकारा मंदाकिनी बोरा और लोकेश गर्ग की सुरीली आवाजों में सुना जा सकता है। ये गीत खास तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया है। इस गाने में क्या खास बात है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इसके प्रोड्यूसर और गुलकारों से खास बातचीत की। राम को लाए हैं वो आएंगे, इस गीत को लॉन्च किया गया है दिल्ली में और तैयार किया है मंदाकिनी जी ने। मंदाकिनी जी, किस तरह का ये आपका गीत है? ये गीत यही है कि जिन्होंने राम को लाए हैं वही आएंगे। ये चुनाव का टाइम चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, तो मैंने कभी आज तक इस तरीके का कभी भी मैंने प्रचार नहीं किया। ये मैं दिल से प्रचार करना चाहती हूँ, दिल से बोलना चाहती हूँ। इस बार भी मोदी जी आए ताकि हमारे रामलला आए। आने वाले समय पे काशी विश्वनाथ अपना मथुरा में भी मतलब भगवान अपने जगह में विराजमान हो। तो जो कार्यक्रम आज मोदी जी ने और योगी जी ने और उनके नेतृत्व में उन महात्माओं के आशीर्वाद से हुआ, वो कभी होने का कोई चांस ही नहीं था उनके बिना, क्योंकि उनके अंदर वो भाव भक्ति भी है और भगवान राम की कृपा है। तो वो मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि मोदी जी आए और हमारे भारत का और कल्याण हो। क्या सोच के आपने इस गीत को लिखा और इसको पूरी तरह से बनाया है? क्या क्या खासियत रहेगी इस गीत में? यही खासियत है, बहुत सुंदर लिखा गया है। लोकेश गर्ग जिन्होंने मेरे साथ गाया है और उन्होंने लिखा भी है, और रवि चोपड़ा जी ने लिखा है। इस गाने को कंपोज किया, जावेद जी ने म्यूज़िक किया है। वो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि राम को जिन्होंने लाए हैं वही आएंगे। श्री राम आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं, अब इन्हें लाने वाले आएंगे। 24 में भारत माँ को भगवा रंगों से सजाएंगे। हमारे साथ लोकेश गर्ग जी हैं। लोकेश जी, किस तरह का आपका ये गीत रहेगा? गीत हमारा राजनीति से भी प्रेरित है और हमने बड़ा सोच समझ के इस गीत को बनाया है। हमें मतलब है मोदी जी से, और वो देश के लिए जो कर रहे हैं
तो वो अतुलनीय है और लगता है कि ऐसा ना कोई दोबारा कोई प्रधानमंत्री इस देश में आएगा, ना आया है, तो बस भगवान उनको दीर्घायु दे। कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ख़ास तौर पर इन्होंने गीत लिखा है, जो राम को लाए हैं वो आएंगे। उम्मीद की जा रही है ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के लोकसभा इंतखाबात में पब्लिशर्स की क्या होंगे इंतखाबी मुद्दे और क्या सोचते हैं वो इस बार के लोकसभा इंतखाबात को लेकर, इस पर किताबों की दुनिया यानी अंसारी रोड का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। हम मौजूद हैं किताबों की दुनिया में। जी हां, हम हैं दिल्ली के दरियागंज के उस अंसारी रोड पर, जहां पर दाएं बाएं जहां भी निगाह उठा के डालेंगे तो केवल दिखाई देंगे प्रकाशक। क्या सोचते हैं प्रकाशक लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में? आइए जायजा लेते हैं। प्रकाशक क्या सोचते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर? दिल्ली में आगामी 25 मई को मतदान होना है। सर आप बताइए क्या सोचते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि किसी अच्छे नेता को आगे आए जो कि हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री का भी ध्यान रखे, क्योंकि पेपर के प्राइस थोड़े स्टेबल रहें और हम लोगों को किताबें प्रिंटिंग करने में इजीली अवेलेबल रहें ये पेपर। और तीसरा ये है कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सरकार चुन करके आए और अच्छे लोग आगे आएँ जो कि जनरली बिजनेस का भी देखें, मोरलेस सब तरह से कि आदमी का रोज़गार भी मिलता रहे उससे। पब्लिशिंग इंडस्ट्री से लाखों लोग जुड़े हैं और हम लोग तो यही चाहते हैं कि मैक्सिमम मटेरियल जब मार्केट में बच्चों के लिए अवेलेबल होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी एग्ज़ाम में। और भी कुछ प्रकाशक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर इस बार क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र का पर्व है। प्रकाशकों की तरफ से सारी जनता को ये अपील है कि कृपया इस लोकतंत्र पर्व का महत्व समझें और हर आदमी वोट देने जाए। एक स्थिर सरकार बने और युवाओं के ऊपर वो बहुत अच्छा ध्यान दे। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह हैं उसमें वो कंटिन्यूस होती रहें और जो शैक्षिक सत्र वगैरह हैं अगर स्थिर सरकार आएगी तो वो बहुत अच्छी तरह चलेंगे। तो यही हमारा सुझाव है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आगामी चुनाव को? क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये चाहेंगे कि एक स्टेबल सरकार चुन करके आए और हर युवा अपना मत दे और अपनी जो है कि बताए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस मत का। एक स्टेबल सरकार होगी तो उससे एजुकेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एक सिलेबस में स्टेबिलिटी आएगी और लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। सब चाहते हैं विकास करने वाली सरकार आए और बिल्कुल जो है कि अपने मत का उपयोग करें और अच्छी सरकार चुनें। प्रकाशक वर्ग को भी लोकसभा चुनाव 2024 का बेसब्री से इंतजार है। ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो इन प्रकाशकों के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटों के लिए 4 मरहलों में वोटिंग हो रही है। पहले 2 मरहलों में वोटिंग कम हुई थी। इलेक्शन कमीशन वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहा है। वोटरों की ज़्यादा से ज़्यादा शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए बहुत सी समाजी और कारोबारी तंजीमें भी मुनफरिद तजुर्बात कर रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना में कारोबारी तबके ने एक अनोखी पहल की है। इंडस्ट्री एंड ट्रेड फेडरेशन गुना के ताजिर वोट डालने वालों को खुसूसी रियायत देने की स्कीम लेकर आए हैं। गुना से हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और वोटरों को सहूलियत देने के लिए गुना में व्यापार और उद्योग महासंघ ने अनोखी पहल की है। यहाँ पर डिस्काउंट जो है रखा गया है, 5 से लेकर 35% तक का डिस्काउंट यहाँ पर जो व्यापार उद्योग महासंघ है उसने यहाँ पर रखा है। तमाम दुकानें जो है दवाई से लेकर कपड़ों की दुकानें हैं और जो डेली नीड्स की दुकानें हैं उनमें ये डिस्काउंट रखा है संघ ने। और ये कोशिश की गई है कि जो यहाँ पर 7 मई को यहाँ मतदान है गुना में और जो यहाँ मतदाता आएंगे मतदान करने के लिए वो प्रेरित हों ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही पोलिंग बूथ के आसपास
क्योंकि धूप बहुत होगी इसलिए वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था और जलपान की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। क्या आपका ये कॉन्सेप्ट है और क्यों आपने ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं 7 मई की मतदान को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, जिला प्रशासन चिंतित था, लगातार वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा था, तो इसको लेके कल एक कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग बुलाई गई थी और व्यापार एवं उद्योग महासंघ के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन हुआ था। तो वहां पर हमसे सुझाव मांगे गए थे कि कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। उस पर से हम लोगों ने वहां सुझाव दिया कि हमारे पास तो सामान है, हम विक्रेता है, तो हम निश्चित तौर पे ये कर सकते हैं कि अपनी सामग्री पर हम कुछ न कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रस्ताव प्रशासन को पसंद आया और वहां पर उपस्थित हमारे 40 से 50 व्यापारियों ने तुरंत अपनी सहमति दी और गिफ्ट टेम्पर 5% से लगा के 30-35% तक डिस्काउंट 7 तारीख के लिए सबने अपनी सहमति से वहां पर लिखाया। केमिस्ट एसोसिएशन 4, 5, 6 और 7 4 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रही है 5% का। हमारी कुछ सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं हमने शहर में, वहाँ पे जो भी आदमी जाए अपना फोटो खिंचवा के लाए, मोबाइल में हमें फोटो दिखाए और 5% डिस्काउंट पाए। जितने भी हम व्यापारी हैं सभी लोग 25% में वैसे नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ दें तो हमने घर से और 5% एक्स्ट्रा और दे के लोगों को लुभाने के लिए, इससे कि लोग वोट करें, अपने उंगली पर निशान दिखाएं और 7 तारीख के दिन हमारे पास आएँ और हमको जितना होगा 30% तक हम उनको डिस्काउंट देंगे ही देंगे। जो भी कस्टमर आ रहा है हम तो कह रहे हैं भाई मतदान अवश्य करो, उंगली दिखाइए, 10% की फ़ायदा लीजिए। जागरूक तो होंगे लोग, क्योंकि डिस्काउंट कोई भी मिलता है तो लोग उसको थोड़ा सा अवेयर होके लेते हैं पॉजिटिवली। तो बढ़िया है अगर ऐसा कुछ ट्रेडर्स लोग कर रहे हैं अपने तरफ से एफर्ट्स। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, वोटिंग की पहली बार देखा है कि डिस्काउंट दुकानदार समिति दे रहे हैं। प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है, तमाम माध्यमों से वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, तो व्यापारी भी पीछे नहीं है और वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मई को मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, गुना, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाह सतार के करीब दहशतगर्दों ने फिजाइया के काफिले पर हमला किया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग में फिजाइया के 5 जवान जख्मी हुए, जिनमें से 1 जवान शहीद हो गया। कई रहनुमाओं ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में भारतीय फौज के जवानों की तरफ से सख्त हिफाजती चेकिंग की जा रही है। डीआईजी, एसएसपी, जीओसी और दीगर अफसरान इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुंछ के कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। पुंछ में भारतीय फिजाइया के काफिले पर दहशतगर्दों के हमले की आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर शदीद मजम्मत की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं इस बुज़दिलाना हमले की सख्त मजम्मत करता हूं, जिसके नतीजे में फिजाइया के 4 बहादुर एहलकार जख्मी हुए हैं। मैं उनकी जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआगो हूं। इसके जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। पुंछ में भारतीय फिजाइया के काफिले पर दहशतगर्दों के हमले पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताज़ियत का इजहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय फिजाइया की गाड़ी पर दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हमले से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। हम दहशतगर्दी के इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के साथ खड़े हैं। आला तरीन कुर्बानी देने वाले बहादुर फिजाई जंगजू के अहले खाना से हमारी गहरी ताज़ियत। उम्मीद है जख्मी फौजी जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। भारत अपने फौजियों के लिए मुत्तहिद है। गुजरात की सूरत पुलिस ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली थी कि एक शख्स की सरगर्मियां मुल्क मुखालिफ हैं, इसलिए इस पर नजर रखी जा रही थी। इसका मंसूबा सबसे पहले हिंदू सनातन संघ के कौमी सदर उपदेश राणा को निशाना बनाना था। एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि एक व्यक्ति है जिसकी हिलचाल कुछ इंटरनेशनल टाइप की है, तो उसको वाच में थे। ये आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकली मोबाइल से जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ
नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था और सोशल मीडिया के अलग अलग ऐप के द्वारा ये बातें करता था। इसमें पूरी जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाली, उस डिटेल में इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था, वो विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड की तो पाकिस्तान से इसको बोला भी कि जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें की कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं जो है। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बड़ा हादसा पेश आया है। मैनपुरी के इलाके कश्ती में नहर में नहाने गए 3 बच्चों के डूबने की खबर है। एसडीआरएफ की तलाशी ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 7 घंटे की तलाशी के बाद बच्ची की लाश बरामद हुई है। साथ ही 2 दीगर अफराद की तलाश जारी है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए कुछ ख़ास खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। 23 ममालिक के इंतखाबी बॉडीज़ के 75 नुमाइंदों की हिंदुस्तान आमद हुई है। उम्मीदवारों को 48 घंटे में जारी करें नोटिस सर्टिफिकेट और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कमीशन की ये हिदायत भी दी गई है। साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि पुरी में कांग्रेस को धचका लगा है। उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ने से इनकार हो गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाज़रीन, अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। बात यहाँ दर्जा हरारत की है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में बताया जा रहा है। जी हाँ, शदीद गर्मी दिल्ली में शुरू हो चुकी है और मई के पहले ही हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। हम सभी जानते हैं लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल हमारे करीब है और 1 वोट मारे चोट के उन्वान से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और एक वोट जो है ताकत रखता है और साथ में अगर कोई वोट डालता है तो वो पूरे समाज को भी बदल सकता है। ऐसा कुछ ख़ास अगर देखा जाए तो अहम मरकज़ था के ज़ेर-ए-इत्मीनान ये बात कही गई है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि 7 बैडमिंटन हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को ओलंपिक का टिकट मिल चुका है और 3 सिंगल्स और 2 डबल्स इवेंट्स में शिरकत करेंगे और सिंधु से तीसरे मेडल की उम्मीद की जा रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। इस्राएली रफ़े में ऑपरेशन से पीछे हट चुके हैं। गज़ा जंग बंदी पर मुआहदा तय पाने का इम्कान। मुआहदे के तहत इस्राएली फ़ौज गज़ा पर मज़ीद हमले नहीं करेगी, ऐसा ज़राए से पता चल पाया है। और हमास जंग बंदी मुस्तरद करे तो इसे मुल्क बदर कर देंगे। अमरीका का कतर को ये पैगाम दिया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। मशरक़ी कांगो में कैंपों पर बमबारी हुई है जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए हैं और 30 नाजरीन ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। सादिक खान लंदन में मेयर का इंतखाब जीत गए हैं। नताइज के ऐलान के फ़ौरन बाद मीडिया से बात करते हुए नौ मुंतखब मेयर सादिक खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म आम इंतखाबात कराएं। खान ने गज़ा में जंग का हवाला देते हुए कहा कि लंदन वाले जंग बंदी चाहते हैं। लंदन वाले इस हुकूमत से इसराइल पर हथियारों की पाबंदी चाहते हैं। सादिक खान मुसलसल तीसरी बार कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि लंदन वाले हुकूमत में तब्दीली से पुरजोश हैं। और खेल की सुर्खियों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स का सफर बेहतर रहा है। पॉइंट टेबल में 5वें मुकाम पर काबिज चेन्नई की टीम ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से इसे 5 में जीत और 5 में हार झेलनी पड़ी है। दूसरी तरफ पंजाब की टीम अब तक खेले गए 10 मैचों में से 4 ही जीत पाई है और ये टीम पॉइंट टेबल में 8वें मुकाम पर है।
वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों का सफर इस सीजन में शानदार रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो ये टीम 14 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे मुकाम पर सरफहरिस्त है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 12 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे मुकाम पर काबिज है। आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश होगी प्ले ऑफ में पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत करना। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 19.3 ओवर में 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में बेंगलुरु ने 13.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 152 रन और मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। आरसीबी के लिए फाफ डुप्लेसिस ने 23 गेंदों में 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि विराट कोहली ने 42 रन बनाए। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।